नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रविवार को आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के तहत राजस्थान के लाखों किसानों के खातों में प्रथम किस्त की राशि जमा हो गई। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में चित्तौड़गढ़ जिले के 2 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो गई एवं हाथों हाथ उनके खाते में राशि जमा होने का मैसेज उनके मोबाइल पर भी आ गया। इस समारोह में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के एक काश्तकार से भी सीधा संवाद स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ राम राम साहब। गीसू जी नमस्कार। नमस्कार। राम राम साहब। राम राम साहब, कैसे हो? बढ़िया है। हाँ बताइए, आपकी आज- सम्मान निधि आपके खाते में आ गई ना? हाँ, अभी अभी आ गई। मोबाइल देख लिया आपने? हाँ। बहुत अच्छा। और प्रधानमंत्री कैसा- का किसान सम्मान निधि के तहत से पहुंच रहे हैं। 17 किस्तें पहुंच चुकी है। उनसे हमारे को खाद बीज वगैरह दवाई में आप बताइए, आपके मोबाइल में जब घंटी बजती है पैसे आने की तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता है? हैं? अच्छा लगता है। अभी 1000 रुपया, अभी 1000 रुपया तो अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा गीसूलाल जी, बहुत अच्छा। हाँ। और अभी पहले 1000 रुपये वृद्धा पेंशन के आ रहे थे, तो आपने बढ़ा करके 150 रुपये बढ़ा करके 1150 भेजा, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद बहुत आपका। अच्छा। बाड़मेर प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में हमारे को शौचालय मिला, 12,000 रुपये मिले, तो हमने शौचालय का मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम रविवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल रूप से सीधा संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले के सैम्बलपुरा निवासी एक किसान घीसूलाल धाकड़ से भी संवाद किया और जब उनसे यह सवाल किया कि मोबाइल में पैसे आने की घंटी बजती है तो कैसा लगता है, इस पर घीसूलाल ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है। घीसूलाल ही क्यों, हर किसी को अच्छा लगता है जबकि मोबाइल की घंटी बजती है कि खाते में पैसा आ गया, फिर चाहे पैसा कहीं से भी आए। इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है एवं सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। आगे भी किसानों के हित में काम किया जाता रहेगा। इस दौरान कई काश्तकार आदि मौजूद थे एवं जनप्रतिनिधि भी इस समारोह में मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को प्री-DLD परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के दौरान नकल का कोई भी केस नहीं पाया गया एवं विभिन्न उड़न दस्तों का गठन किया गया, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जायजा लेने में लगे रहे। लेकिन इस परीक्षा में कई परीक्षार्थी अनुपस्थित भी रहे। कुछ परीक्षार्थी निर्धारित समय से विलंब से पहुंचे, जिस कारण उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इस दौरान चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित एक निजी शिक्षण संस्था द्वारा परीक्षार्थियों का सामान रखने के नाम पर उनसे राशि वसूल की गई, जबकि कई निजी विद्यालय ऐसे थे जिनके द्वारा किसी तरह की कोई राशि वसूल नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के 27 केंद्रों पर प्री-DLD परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा में 9,029 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में कई परीक्षार्थी जहां अनुपस्थित रहे, वहीं कई परीक्षार्थी निर्धारित समय से विलंब से पहुंचे, जिसके कारण उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बैरंगी लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कई परीक्षा केंद्रों के बाहर
परीक्षार्थियों के अभिभावक परीक्षा समाप्ति होने तक बैठे रहे। कई महिला परीक्षार्थी अपने छोटे बच्चों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंची एवं परीक्षा समाप्ति होने तक परीक्षा केंद्रों के बाहर उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की देखभाल करते हुए देखे गए। यह परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित होनी थी, लेकिन 12 बजे तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आने की अनुमति दी गई। इस दौरान परीक्षा समाप्त होने के बाद कई परीक्षा केंद्रों के बाद यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण कुछ देर के लिए यातायात ठहर सा भी गया। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ दुपहिया वाहनों से यहाँ पहुँचे। कई परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो कि जब देरी से पहुँचे तो कुछ विद्यालयों ने उन्हें मानवता के नाते आने की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ केंद्र ऐसे भी थे जिन्होंने 12:02 लेट आने पर भी अंदर आने की परीक्षार्थियों को अनुमति नहीं दी। इस दौरान परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की गई एवं बेल्ट पहनने की अनुमति भी नहीं दी गई। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित LBS परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को उनका सामान रखने के बदले पैसे वसूल किए गए। पहले भी इस परीक्षा केंद्र पर जो भी परीक्षाएं आयोजित होती रही है उनसे इसी तरह वसूली की जाती रही है। यहाँ तक कि कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे जिनके पास केवल खाली पर्स था और उसमें 30-40 रुपये ही थे, लेकिन खाली पर्स रखने के लिए भी उनसे राशि वसूल की गई, क्योंकि अंदर किसी भी तरह का कोई सामान लाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सामान ले लिया आपने? अच्छा, सामान के पैसे लिए आपने? पैसे तो लिए ना। कितने? 20 रुपये लिए। आपसे पैसे लिए? कितने लिए? 20 रुपये लिए। आपसे पैसे लिए? जी सर, लिए 20 रुपये लिए आपसे। आपसे पैसे लिए कितने? सबसे ले रहे 20 रुपये। 20 रुपये ले रहे हैं। मैंने दिए 20 रुपये। आपने 20 रुपये दिए? इस तरह की परीक्षा के लिए जिन परीक्षा केंद्रों पर भी यह परीक्षा आयोजित की जाती है उन्हें बाकायदा इसके लिए पारिश्रमिक दिया जाता है एवं राशि दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा परीक्षार्थियों से इस तरह सामान रखने के नाम पर राशि वसूल कर ली जाती है, जो कि नियमों के तहत भी नहीं आता है एवं नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है एवं निजी स्कूल के संचालक यह तर्क देते हैं कि बच्चों का सामान रखने एवं उनकी जिम्मेदारी के लिए कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं, इसके लिए उनसे यह राशि वसूल की जाती है। लेकिन इस तरह 20-20 रुपये ही वसूल कर न जाने कितनी ही राशि परीक्षार्थियों से वसूल कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद LBS स्कूल को हमेशा परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है। इस परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो अपने साथ फ़ोटो नहीं लाए और उन्हें बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। T20 के वर्ल्ड कप में आखिरकार 11 वर्षों बाद भारत को शनिवार रात्रि को उस समय सफलता आज लगी जब एक रोमांचकारी मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से पराजित कर दिया और जैसे ही भारत की जीत हुई वैसे ही चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर युवा बाहर निकल आए। गली मोहल्लों में आतिशबाजी की गूंज की आवाज सुनाई दी। चित्तौड़गढ़ में गोल पे आउट चौराहे पर रात्रि 12 बजे बाद कई युवा पहुंचे एवं जमकर उन्होंने आतिशबाजी की, भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए। Congratulations to India, led by Rohit Sharma, ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. That we will not forget
for a long, long time. And how long have been we waiting for that? India, champions of T20 World Cricket once again. T20 के वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरकार 11 वर्षों बाद भारत ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसका करोड़ों भारतवासी इंतजार कर रहे थे। साउथ अफ्रीका को जब शनिवार को भारत ने 7 रनों से हरा दिया तो उसके बाद चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर भी आने से युवा अपने आप को नहीं रोक सके एवं बड़ी संख्या में युवा शनिवार आधी रात बाद गोल चौक चौराहा पहुँचे। कहीं जाने तो अपने साथ आतिशबाजी लेकर आए और ऐसा लगा कि उन्हें इस जीत का अनुमान पहले ही था। इस कारण उन्होंने आतिशबाजी पहले ही खरीदकर अपने पास रख ली थी और सभी के साथ उन्होंने बाद में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान क्रिकेट फैंस ने इस जीत का श्रेय पूरी टीम को देते हुए कहा कि 11 वर्षों का यह लंबा इंतजार आखिरकार संपन्न हुआ और भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेर में स्थित अंडर ब्रिज जब से बना है तब से लोगों को सुविधा के स्थान पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस अंडर ब्रिज के समीप एक नाला पानी की निकासी के लिए तो बना हुआ है, लेकिन यह नाला हर समय भरा रहता है। यही कारण है कि इस अंडर ब्रिज में चाहे बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, हर समय पानी, कीचड़, गंदगी का फैलाव देखा जा सकता है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में रेलवे फाटक लगभग हर समय बंद होने की वजह से इसी अंडर ब्रिज का निर्माण लोगों की सुविधा के लिए किया गया था, ताकि उन्हें काफ़ी देर तक रेलवे फाटक पर खड़ा रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। लेकिन जब से इस अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ है तब से लोगों को सुविधा के स्थान पर परेशानियों का सामना ही करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर पानी, गंदगी का जमाव देखा जा सकता है। हालांकि कहने को तो पानी निकासी के लिए यहाँ एक नाला बना हुआ है, लेकिन उस नाले की सफाई नहीं होने की वजह से हर समय यह नाला पानी से भरा रहता है। खास तौर पर बारिश के दिनों में यहाँ इतना अधिक पानी भर जाता है कि दुपहिया वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो जाता है। चंदेरा के लोगों के अनुसार यह अंडर ब्रिज उनके लिए सुविधा के स्थान पर परेशानी का कारण बना हुआ है, जिसके कारण कई लोग तो इस अंडर ब्रिज से जाना भी पसंद नहीं करते हैं एवं वह रामदेव जी का चंदेरिया होते हुए चंदेरिया आते जाते हैं। कई बार नगर परिषद का ध्यान इस ओर क्षेत्रवासियों द्वारा आकर्षित किए जाने के बावजूद कई समय से स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। चित्तौड़गढ़ में भी लायंस क्लब द्वारा डॉक्टरों का किया गया सम्मान। आखिरकार डॉक्टरों को किन किन चुनौतियों का वर्तमान में करना पड़ रहा है सामना, बताते हैं आपको डॉक्टरों के विचार एवं किस तरह किया गया सम्मान। लेकिन यह सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रति वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टरों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वह डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं। लेकिन यदि हमारे देश की चर्चा करें विदेशों के मुकाबले, तो डॉक्टरों को जहां कई तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वही स्थिति ये है कि कई बार जब किसी मरीज की मौत हो जाती है तो परिवार जब अपना गुस्सा डॉक्टरों पर उतारते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होता है जो कि किसी मरीज की जान लेने के बारे में सपने में भी सोच सके। लेकिन मरीज के परिजनों को लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ और वह तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। इस बारे में कानून भी और अधिक कड़ा बनाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उसकी पालना नहीं होती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से वह कई बार चिकित्सकों के साथ हाथापाई करने पर उतारू हो जाते हैं एवं कई बार इसके कारण चिकित्सकों को आंदोलन भी करना पड़ता है और ये चिंता का विषय है। जैसा कि हमने पहले बताया, डॉक्टर जब भगवान का रूप होते हैं तो आखिरकार भगवान किसकी जान लेंगे और क्यों लेंगे। हालांकि ये चिंता जरूर है कि कुछ बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां कई बार जब किसी गरीब आदमी की मौत हो जाती है तो वह लाश केवल इसलिए नहीं दी जाती है कि उस अस्पताल का बिल देने के लिए मरीज के परिजनों के पास पैसे नहीं होते हैं और केवल पैसों के अभाव में लाश मुर्दाघर में रख दी जाती है। चाहे 2 दिन 3 दिन पैसा आने पर ही लाश सौंपी जाती है। यह अवश्य सोचने का विषय और यहाँ मानवता दिखाई जानी चाहिए कि जब लाखों रुपए कमाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, तो 1-2 केस यदि ऐसे हो जाते हैं तो आखिरकार वह मानवता का संदेश क्यों नहीं दे पाते हैं। चित्तौड़गढ़ में लॉयंस क्लब द्वारा एक समारोह के दौरान सोमवार को डॉक्टरों का सम्मान किया गया। श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में आयोजित इस समारोह के दौरान डॉक्टरों का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। साइड में कर देते हैं बस। डॉक्टर योगेंद्र सिंह काकड़ जी, डॉक्टर जय पानेरी जी, डॉक्टर पंकज गुप्ता और हमें सहयोग किया। जो सीनियर है जैसे मनीष वर्मा जी ने हमारी बहुत सुधार की। आपसे नर्सिंग स्टाफ से भी निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत में यदि हम किसी का नाम भूल जाएं तो हमें कृपया समय पे भूल को सुधार करवा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ छगनलाल जी जिंदर, दिनेश कुमार जी सोनी,
अब मैं चूँकि इंसानी सेवा में एक राइट हैंड का काम करते हैं, उनको हम नजर नहीं कर सकते हैं। और जो सीनियर है, जैसे वनीश वर्मा जी ने हमारी भूल सुधार की, आपसे नर्सिंग स्टाफ से भी निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत में यदि हम किसी का नाम भूल जाएं तो हमें कृपया समय पे भूल को सुधार करवा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दिनेश जी गर्ग, आज के समय चिकित्सकों को आखिरकार किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की चुनौतियां हैं, इस बारे में हमने बात की चित्तौड़गढ़ के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर मधु बख्शी, इसके साथ ही डॉक्टर बेरवा जो कि MP बिरला चिकित्सालय हॉस्पिटल में कार्यरत है, और इसके साथ ही PMO डॉक्टर दिनेश वैष्णव। बताते हैं आपको कि आखिरकार क्या विचार है उनको, उनके चिकित्सकों को किन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और चिकित्सकों के बारे में क्या उनके विचार हैं। आजकल आप देखोगे नए नए इन्फेक्शन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और वायरल इन्फेक्शन नई नई डिजीज़ आ रही हैं। जैसे 2 साल पहले कोविड आया था, बड़ी मुश्किल से सबको ठीक भी किया, बहुत सारी मृत्यु भी हुई। म्यूटेशन हो जाते हैं नए नए वायरल में, नई नई रिसर्च के बाद भी मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा इन्फेक्शन आया और उसका इलाज क्या होगा। ये चुनौती, एक पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, उसका असर भी इलाज पे, रिसर्च पे, सब पे पड़ रहा है, और कारण से नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है और काफ़ी ट्रीटमेंट करने में मुश्किल होता है। और जैसे कि आजकल हर तरह का प्रेशर चिकित्सकों पे होता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये भी बहुत प्रभाव डालता है हर एक पे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई बार वर्तमान में जो है, चाहे यहाँ की बात करें, अन्य बात है, जो मरीज के परिवारजन है कई बार आपा खो देते हैं, अपने आप में नियंत्रण नहीं करता, जबकि चिकित्सक हर दम कोशिश करता है बचाने की। ये स्थिति है कि ये तो कुछ परसेंटेज के लोग वही करते हैं जो कि इस तरह से मोटिवेटेड होते हैं, अन्यथा 95% तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी कृतज्ञ होते हैं पेशेंट के रिलेटिव, और पेशेंट खुद भी जो ठीक होते हैं काफ़ी कृतज्ञ होते हैं, कुछ मानते भी है भाई बीमारी खतरनाक थी, ये थी। कुछ परसेंटेज के लोग ऐसे होते हैं जो भड़काने आ जाते हैं। ये मानसिक और ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन प्रवृत्ति है, तो इसको धीरे धीरे हम सामाजिक। आज के टाइम पे डॉक्टर्स को एक टेक्निकली तो कोई ऐसी चुनौतियां नहीं है, लेकिन सिस्टमिक जो चुनौतियां हैं हमारे समाज है, सोसाइटी है या फिर सरकार है, उस तरफ से बहुत है कि पेशेंट्स का एजुकेशन कम है, बहुत सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। उस चीज़ को समझाने के लिए भी डॉक्टर को बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, और कई बार ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो उसमें भी उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी जो मेडिको लीगल चीज़ें हैं जो वैसे डॉक्टर की तरफ से ठीक है, लेकिन पेशेंट समझता है कि हमारे साथ गलत हुआ है या उसका इलाज सही नहीं हुआ है, तो उन चुनौतियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत सारे असामाजिक तत्व है जो हॉस्पिटल में मारपीट करते हैं, कोई तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स को गाली गलौज करते हैं। जनरली हमको देखने को मिलता है कि जो मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसीज है उसके अंदर आए दिन होता रहता है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन विदेशों के डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, यहाँ के डॉक्टरों की बात, तो वहाँ ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, ऐसा क्यों? हाँ सर, वहाँ का सिस्टम जो है एक डेवलप सिस्टम है, वहाँ लोग समझते हैं, एजुकेशन है, प्रॉपर अवेयरनेस है, गवर्नमेंट भी उनका पूरा साथ देती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम में लैक है कि गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स के साथ नहीं खड़ी होती है। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो डॉक्टर्स को यहाँ इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको उन चीज़ों को बहुत ही फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अंतिम सवाल, तो आप मानते हैं कि यहाँ भी कुछ कानून और बनाए जाने की आवश्यकता है? बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून की जरूरत है, जो कि आए दिन जो असामाजिक तत्व डॉक्टर्स के साथ ये जो कर रहे हैं उनको रोका जा सके। कानून भी बने, कानून के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन भी हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हिसाब से नहीं हो सकती है, बीमारी के हिसाब से होती है, ट्रीटमेंट के हिसाब से होती है। ये कोई समझ नहीं पा रहा। जब आप लोग आगे आए, हमारे साथ बैठे और दोनों वर्ग को साथ लेके बैठे तो पीड़ा समझ में आती है। मान लो किसी को हनुमान जी बड़ा रखा है और उसकी मान लो पूंछ जो लगाई वो आग उसके वास्तव में उसके कपड़ों तक लग गई, वो बेचारा चिल्लाता रहेगा जब तक रामलीला वाले नहीं समझेंगे, तो वो तो ये समझेंगे हनुमान जी जोश में आ गए। तो कई बार हमारी भी पूंछ जल जाती है, हमें पता नहीं होता, और हम कूदते इस वजह से हमारे जल रही है, आप लोग मजा आ रहा है, ढक्सा बोल हो सकेगा। पर जब आप लोग ऐसे मिल करके हम चीजें समझेंगे, हमारी चीजें क्या तकलीफ है, हमारी क्या मजबूरियां होती, आदमी 100%
एक्सपेक्टेशन होती है मरीज जिंदा रहना ही चाहिए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आज की क्या बता रहा हूँ, कितने सालों से आपके अस्पताल चल रहे हैं, वैद्य जमाने से देख लो, चाहे कहीं से भी देख लो। जब भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो भी राम जी परेशान हो गए थे कि इनको जिंदा कैसे करें। वैद्य सुसैन थे, उन्होंने चीज ऐसी बताई जैसे हमारे डॉक्टर भी लिख देते कोई दवाई की, वो संजीवनी बूटी वहां से लेकर न ला पाएंगे न हटेगी। पर वो तो हनुमान जी थे, वो भी उठा के लिए पूरा पहाड़ ले आए, मतलब आप संभालो इसको, जिंदा करो। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हनुमान जी आ जाते तो हम भी दिक्कत में आ जाते। पर कोई चीज ऐसी होती जो ठीक होने लायक नहीं होती, और ज्यादातर चीजें वो इमरजेंसी में आती, चाहे लेबर रूम में आती, जो जहाँ पे भी जो क्रिटिकल कंडीशन होती है ओटी में होती है। तो ऐसा कोई नहीं जानबूझ करके कहीं का कोई चिकित्सक, मैं कह हिंदुस्तान का क्या कहीं वर्ल्ड में किसी लेवल का कोई चिकित्सक या चिकित्सा वर्ग से जुड़ा आदमी जानबूझ करके किसी मरीज का अहित नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत किसी का रिफ्लेक्स धीरे धीरे होता है, कोई वेट करके धीरे से उठता है, कोई एक्टिवली दिखता है, आपको लगता है ये कुछ कर रहा है, ये जल्दी कर रहा है, ये स्पीड में कमी हो सकती है, पर कोई बुरा कोई नहीं चाहे। आखिरकार 1.5 महीने के अवकाश के बाद 1 जुलाई को स्कूलों की घंटियां बजी। बच्चे आखिरकार जैसे तैसे रोते हुए, नाराज होते हुए स्कूल पहुंचे। नाराज होना स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक है, क्योंकि 1.5 महीने तक उन्होंने खूब मौज मस्ती की, अपने नाना नानी के भी यहाँ घूमने के लिए गए। और जब 1.5 महीने के बाद फिर से स्कूल खुले तो अधिकांश बच्चों के चेहरों पर रौनक के स्थान पर कुछ उदासी दिखाई दी। बच्चों का कहना था कि कुछ दिनों और छुट्टियां होनी चाहिए। हालांकि पहले दिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। वही एक अच्छी बात और जो देखने को मिली, कई अध्यापक जो सरकारी स्कूल के वह विभिन्न स्थानों पर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने में लगे रहे। लगभग 1.5 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात 1 जुलाई सोमवार को सरकारी स्कूल फिर से खुल गए। हालांकि कई निजी शिक्षण संस्थाएं पहले से ही खुल चुकी थी, लेकिन सरकारी स्कूल 1 जुलाई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात जब फिर से खुले तो कई स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम थी और जो बच्चे आए उनके चेहरे पर मुस्कान कम देखने को मिली, बल्कि उदासी अधिक देखने को मिली। इस दौरान नए जो बच्चों ने प्रवेश लिया वह रोते रोते हुए स्कूल पहुँचे एवं उनके अभिभावक उन्हें जैसे तैसे मनाते हुए देखे गए। बच्चों का कहना था कि कुछ दिनों की और छुट्टी होनी चाहिए। हालांकि बारिश शुरू हो चुकी है एवं कई सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। कई अभिभावक भी स्कूल खुलने के पहले दिन ही विभिन्न स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेते हुए देखे गए एवं अध्यापक उन्हें सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाए जाने के बारे में प्रोत्साहित करते रहे और यह जानकारी देने में लगे रहे कि यहाँ कई तरह की सुविधाएं निःशुल्क होती है और सरकार द्वारा निःशुल्क पुस्तकें भी दी जाती है। नया शिक्षण सत्र शुरू होते ही कई निजी स्कूलों के ऑटो रिक्शा एवं अन्य माध्यम से अपने गली मोहल्लों में उनके स्कूल में प्रवेश करने को लेकर प्रचार करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या सरकारी स्कूल के अध्यापक भी सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों को प्रेरित करते हुए देखे गए? जी हाँ, यह हैं एक सरकारी स्कूल के अध्यापक पारस टेलर, जो कि चित्तौड़गढ़ की गाड़ी लोहार स्कूल में अध्यापक हैं एवं नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही वह बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह के उदाहरण अनुकरणीय है और ऐसे शिक्षकों को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाना चाहिए जो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कई सरकारी स्कूलों में अभी भी सुविधाओं की कमी है एवं सरकार ऐसे सरकारी विद्यालयों की ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। कई स्कूल भवन की हालत तो ऐसी है कि बारिश के दिनों में स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है एवं कई स्कूल अभी भी किराए के भवन में चल रहे हैं।
लेकिन वहीं दूसरी ओर कई प्राइवेट स्कूल केवल अभिभावकों की जेब काटने में लगे रहते हैं। चाहे भारी भरकम प्रवेश शुल्क की बात हो या फीस की बात हो या किताबें, स्कूल बैग एवं किसी न किसी कार्यक्रम के नाम पर वह अभिभावकों की जेबें काटने में लगे रहते हैं। जबकि सुविधाओं की ओर देखा जाए तो कई ऐसे प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन दावे उनकी ओर से बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। यही कारण है कि कई अभिभावक अब प्राइवेट स्कूलों की ओर मुंह मोड़ने लगे हैं एवं उनका रुझान भी सरकारी स्कूलों की ओर होने लगा है, क्योंकि मध्यम वर्ग के अभिभावकों की स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वह प्राइवेट स्कूलों की मन मर्जी जो फीस है वह दे सकें एवं उनके द्वारा किसी न किसी कार्यक्रम के नाम पर जो राशि बटोरी जाती है वह दे सकें। प्राइवेट स्कूल केवल अब दुकान बन चुकी है जहां किसी न किसी तरह की राशि वसूल करने में प्रबंधक लगे रहते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित राम द्वारा के संत दिग्विजय राम महाराज द्वारा नाथद्वारा में 3 दिवसीय नानी बाई मायरा का आयोजन किया गया। इस संगीत बाई नानी बाई मायरा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका आनंद उठाया। उल्लेखनीय कि नाथद्वारा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कई श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं जो कि श्रीनाथ जी में दर्शन के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें संत दिग्विजय राम महाराज की इस नानी बाई मायरे के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने 3 दिन तक नाथद्वारा में ही पड़ाव डाले रखा और इस 3 दिन के दौरान हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे एवं तीनों दिन संत दिग्विजय राम महाराज ने अपनी इस कथा के दौरान भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया एवं कई भक्त बीच बीच में नाचने के लिए मजबूर हो गए। बताते हैं किस तरह का आयोजन रहा यह 3 दिवसीय का। नाथद्वारा स्थित श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन में चल रही छापरवाल परिवार की बेटियों द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नानी बायरी के मायरे की संगीतमय कथा पर विराम लग गया। इस कथा का हजारों की संख्या में भक्तों ने आनंद लिया। कथा के पहले दिन विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नाथद्वारा में आयोजित इस कथा के समापन के पश्चात मेघ घटना के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद भक्तजन अपने स्थान पर डटे रहे। इस कथा के दौरान कई झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया एवं रह रहकर भक्तजन अपने स्थान से नाचने के लिए मजबूर होते देखे गए। यहाँ यह उल्लेखनीय कि नाथद्वारा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं और उन्होंने इस संगीतमय कथा का भी आनंद उठाया एवं संत दिग्विजय राम महाराज ने भाव विभोर कर दिया। रेलवे की नई समय सारणी अब आगामी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला कस्बे में सैकड़ों की संख्या में काश्तकारों ने डोडा चूरा नष्टीकरण के विरोध में एवं मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिले में सभी अफीम काश्तकार इस डोडा चूरा नष्टीकरण का विरोध कर रहे हैं एवं किसी न किसी स्थान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी मुलाकात कर इन किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। दरअसल पहले डोडा चूरा पर किसानों का हक होता था, लेकिन गत कई वर्षों से इस डोडा चूरा को लेकर अब किसानों को किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता है और इसे नष्ट किया जाने लगा है। लेकिन जब से यह नियम लागू हुआ है तब से काश्तकार इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि अफीम की फसल सरकार को देने के बाद डोडा चूरा खुले में रखना पड़ता है, जो कि बारिश और धूप में खराब हो जाता है और बाद में वह इसका तोल आखिरकार कहां से करवाएं। चित्तौड़गढ़ जिले में गत 3 दिनों से बारिश नहीं होने से फिर से उमस एवं गर्मी महसूस की जाने लगी है। 3 दिन से बारिश पर विराम लग चुका है, जिसके कारण काश्तकारों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। अब बारिश को लेकर हवन यज्ञ अभिषेक किया जाने लगा है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ के मधुवन क्षेत्र में स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने भी अभिषेक किया और शीघ्र अच्छी बारिश की कामना की। वहीं दूसरी ओर
मॉर्निंग क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण भी किया। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। चित्तौड़गढ़ में 3 दिन से बारिश पर विराम लग चुका है, जिसके कारण फिर से गर्मी एवं उमस या प्रदूषण से लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी है। अच्छी बारिश की कामना को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आर्या द्वारा सोमवार को अभिषेक किया गया। वहीं मॉर्निंग वॉक क्लब के सदस्यों द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में पौधारोपण किया गया। अन्य संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भी पौधारोपण के साथ ही अच्छी बारिश की कामना की जाने लगी है एवं जगह जगह हवन यज्ञ आदि का आयोजन भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है और फर्जी डिग्री प्रकरण के मामले में अब तक 7 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। एसओजी अजमेर की टीम ने इस मामले में एक बजरी व्यापारी और एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने 2 महिला अभ्यर्थी जो कि पूर्व में इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी है, उनकी डिग्रियों आदि का सत्यापन लेटर जारी करवाया था। एसओजी ने इस प्रकरण में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिससे मेवाड़ विश्वविद्यालय में हिंदी लेक्चर भर्ती 2022 परीक्षा में पकड़ी गई 2 महिला अभ्यर्थियों की डिग्री राजस्थान लोक सेवा आयोग को संदिग्ध लगने पर दोनों की यह डिग्री चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जब सत्यापन कराकर लाने को कहा गया तो दोनों महिला अभ्यर्थियों के होश उड़ गए थे, जिसके बाद इनके भाइयों ने 2 बिचौलियों से सांठ-गांठ कर डिग्री का सत्यापन करवाया तो ये फर्जी सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करवाया गया। अब एसओजी ने इस मामले में जोधपुर के एक प्राइवेट टीचर और पाली के बजरी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने पूर्व में गिरफ्तार कमला और ब्रह्मा कुमारी को मेवाड़ यूनिवर्सिटी का फर्जी डिग्री वेरिफिकेशन लेटर बनवा कर दिया था। एसओजी ने दोनों को रविवार देर रात को गिरफ्तार किया एवं सोमवार को अजमेर स्थित न्यायालय में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लेने के बाद इनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके बाद एसओजी ने इस मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया है। एसओजी इस मामले में अब तक 9 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है एवं जोधपुर निवासी सोमेश गोदारा, पाली निवासी सुनील विश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी को उम्मीद है कि इनके द्वारा अन्य कई जनों के फर्जी डिग्री के वेरिफिकेशन लेटर भी बनवाए होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को पीजी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और इन मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के साथ ही सरकार से जुड़ी कुछ समस्याएं थी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दे। नमस्कार। आपकी और हमारी अब मुलाकात होगी 2 जुलाई मंगलवार को।